जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेहद आलीशान घर की बालकनी है, नीचे सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है जो सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। और वो लोग अपने हीरो का नाम पुकार रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ की आंखों में तो खुशी के आंसू भी हैं। मतलब उनके लिए बालकनी पर खड़ा वो इंसान किसी भगवान से कम नहीं है। सही बात है। लेकिन उस सुपरस्टार और उस दीवानी भीड़ के बीच जो कांच लगा है, वो कोई मामूली कांच नहीं है, वो बुलेट प्रूफ है। ओहो। क्योंकि जिस स्टारडम और शोहरत ने इस इंसान का पूरा साम्राज्य खड़ा किया है, वही शोहरत आज उसे 25 साल पहले रात के अंधेरे में चली एक गोली की गूंज से नहीं बचा पा रही है। ये सच में एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी इंसान को सोचने पे मजबूर कर दे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, द हेवी प्राइस ऑफ सलमान खान्स मिडनाइट मिस्टेक, वो सिर्फ एक बॉलीवुड गॉसिप या क्राइम स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ताकत, मनोविज्ञान, पीआर मशीनरी और सदियों पुरानी मान्यताओं के बीच टकराव के एक बहुत ही जटिल केस स्टडी है। और आज की इस डीप डाइव का उद्देश्य इसी टकराव के तंत्र को समझना है। मैं इस बारे में सोच रहा था कि कैसे एक इंसान के लिए दो समानांतर न्याय प्रणालियां काम कर रही हैं। दो अलग अलग प्रणालियां, हाँ। मतलब एक तरफ राज्य का कानून है और दूसरी तरफ एक ऐसा सामाजिक और धार्मिक ढांचा है जिसे करोड़ों रुपए या कोई भी बेहतरीन पीआर अभियान बदल नहीं सकता। सही कहा। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे तथ्यों पर आते हैं। हाँ, तेज गति से आगे बढ़ते हैं। तो बात है 1998 की। सलमान खान उस वक्त सफलता के उस शिखर पर थे जहां से शायद जमीन दिखाई ही नहीं देती। वो दौर ही अलग था ना? बिल्कुल। प्यार किया तो डरना क्या और कुछ कुछ होता है ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा यूथ आइकॉन बना दिया था। मतलब हर तरफ सिर्फ उन्हीं का नाम था। और याद रहे, वो एक ऐसा दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था। सुपरस्टार्स को सचमुच डेमी गॉड या भगवान की तरह देखा जाता था। हाँ, एकदम अछूत। और उनके इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोगों का घेरा होता था जो उनकी हर बात पर सिर्फ हामी भरते थे। कोई ना कहने वाला नहीं था। और शायद इसी माहौल ने 2 अक्टूबर 1998 की उस रात की जमीन तैयार की। तथ्य बिल्कुल सीधे और स्पष्ट हैं। राजस्थान में जोधपुर के पास एक घना जंगल, रात का समय, एक बंदूक से गोली चलती है। एक ब्लैक बक यानी काला हिरण, जो भारत में एक संरक्षित वन्यजीव है, वो जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। और वो गोली सलमान खान की बंदूक से चली थी। बिल्कुल। और कानूनी तौर पर यह एक बहुत गंभीर अपराध था। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। क्या? अगर कोई इंसान अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में है, जिसके पास खोने के लिए पूरी दुनिया है, तो वो आधी रात को एक संरक्षित जंगल में जाकर ऐसा रिस्क क्यों लेगा? मतलब इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक तंत्र क्या है? मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, इसे मनोविज्ञान में इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी यानी अजेय होने का भ्रम कहा जाता है। अजेय होने का भ्रम, हाँ। जब किसी व्यक्ति को असीमित शोहरत और ताकत मिलती है और जब उसके आसपास के लोग हर सही गलत फैसले पर बस तालियां बजाने लगते हैं, तो दिमाग को जो हिस्सा रिस्क या खतरे का आकलन करता है, वो काम करना कम कर देता है। बाप रे, मतलब वो खतरा देख ही नहीं पाते। एकदम। ये सिर्फ अहंकार नहीं है, ये एक वातानुकूलित वास्तविकता है। सुपरस्टार के दिमाग में ये बात पूरी तरह बैठ जाती है कि दुनिया के जो नियम आम लोगों पर लागू होते हैं, वे उस पर लागू नहीं होते। और जंगल में आधी रात को शिकार करने जाना उसी अजय होने के भ्रम का एक चरम परीक्षण था। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वो भ्रम बहुत बुरी तरह टूटा। बहुत बुरी तरह, क्योंकि उस एक गोली ने जो कानूनी प्रक्रिया शुरू की, वो कोई हफ्तों या महीनों की बात नहीं थी। स्रोत सामग्री बताती है कि ये मामला 20 साल से ज्यादा समय तक अदालतों में खिंचता रहा। 20 साल? एक पूरी उम्र होती है। हाँ यार, मतलब हियरिंग, तारीखें, वकीलों की फौज और लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का एक अंतहीन चक्रव्यूह। और फिर 2018 में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। हाँ। 20 साल बाद 5 साल की सजा। और 2018 का वो फैसला उस इल्यूजन के लिए सबसे बड़ा झटका था। मैं बता रही हूँ, सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। पूरा बॉलीवुड थर्रा गया था उस वक्त। बिल्कुल। हालांकि कुछ ही दिनों बाद हाई कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई, लेकिन वो घटना ये स्थापित करने के लिए काफी थी कि राज्य के कानून की नज़र में 1998 का वो दिन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पर एक मिनट, अगर हम स्रोत सामग्री को थोड़ा क्रिटिकली देखें, तो क्या सच में ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी कीमत है? आप ऐसे क्यों सोचते हैं? मेरा मतलब है, उन्हें बेल मिल गई, वो बाहर आए,
उनकी फिल्में आज भी सैकड़ों करोड़ों का व्यापार कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी कानूनी लड़ाई के दौरान ही तो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल हुई थी। आज बीइंग ह्यूमन भारत के सबसे बड़े चैरिटी ब्रांड्स में से एक है। तो क्या ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि एक अरबपति सुपरस्टार के लिए ये कानूनी लड़ाई सिर्फ एक छोटा सा स्पीड बम थी? एक स्पीड बम? हाँ, जिसे उन्होंने अपने पैसे और पीआर से आसानी से पार कर लिया। ये तर्क ऊपर से देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन असल में वास्तविकता बहुत अलग है। अच्छा, कैसे? देखिए, बीइंग ह्यूमन का उदय और 20 साल की कानूनी लड़ाई, ये दोनों चीजें एक इंसान के अंदर गंभीर कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक असंगति पैदा करती हैं। मतलब दिमाग में एक तरह का टकराव। हाँ, बीइंग ह्यूमन ने निश्चित तौर पर हजारों जिंदगियां बचाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह पब्लिक ओपिनियन या जनता की अदालत में अपनी छवि सुधारने का एक बहुत ही शानदार तंत्र है। बिल्कुल, पब्लिक तो उन्हें मसीहा मानती है। वही तो, आप कैमरे के सामने परोपकारी हैं, समाज सुधारक हैं, लेकिन ये जनसंपर्क का गणित है, जहाँ माना जाता है कि आपके 10 अच्छे काम आपके एक बुरे काम के असर को कम कर देंगे। लेकिन कानूनी व्यवस्था इस पीआर गणित पर काम नहीं करती है ना? एकदम सही। न्यायपालिका का अपना अलग लेजर या बही खाता होता है। हाँ। अदालत में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने लोगों की सर्जरी करवाई है या कितने बच्चों को पढ़ाया है, वहां आप सिर्फ आरोपी नंबर 1 है। तो ये एक तरह का दोहरा जीवन हो गया। बिल्कुल। कल्पना कीजिए उस मानसिक स्थिति की जहां दिन में आप एक मसीहा की तरह लाखों लोगों की भीड़ से घिरे हैं, लोग आपको पूज रहे हैं, और अगले ही दिन आपको एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़े होकर 20 साल पुरानी एक गलती पर सफाई देनी पड़ रही है। हाँ, ये एक दोहरा जीवन है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है, पीआर का लेजर और न्यायपालिका का लेजर। हाँ, मतलब दोनों की करेंसी यानी मुद्रा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। आप बीइंग ह्यूमन के अच्छे कामों के सिक्कों से अदालत का जुर्माना नहीं भर सकते। सही कहा। लेकिन स्रोत सामग्री हमें एक तीसरे लेजर की तरफ ले जाती है, जो शायद इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक और अटूट है। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। हाँ, और यही वो जगह है जहां वो बुलेट प्रूफ कांच वाली बात आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर अदालत ने बेल दे दी और पीआर ने फैंस का दिल जीत लिया, तो फिर एक अरबपति को अपने ही बेडरूम की बालकनी पर बुलेट प्रूफ कांच क्यों लगवाना पड़ा? क्योंकि यहाँ कहानी में एंट्री होती है बिश्नोई समाज की। बिश्नोई समाज। और इसे समझने के लिए हमें उस जनसंपर्क या बॉलीवुड के बुलबुले से पूरी तरह बाहर निकलना होगा। बिल्कुल। देखिए, बिश्नोई समुदाय के लिए ब्लैक बक यानी काला हिरन कोई आम वन्य जीव या शिकार का जानवर नहीं है। तो उनके लिए वो क्या है? उनके इकोलॉजिकल और धार्मिक सिस्टम में ब्लैक बक उनके गुरु जंभेश्वर का अवतार माना जाता है। ओहो, मतलब एक अवतार। हाँ, ये उनके परिवार के एक सदस्य की तरह है, उनके आस्था के सबसे गहरे केंद्र में वसा है। तो ये सिर्फ एक पर्यावरणवादी समूह नहीं है जो बस जंगल कटने पर विरोध प्रदर्शन करता है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा समुदाय है जिसका पूरा धर्म ही प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा पर टिका है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस समुदाय का इतिहास 500 साल पुराना है और इनके पूर्वजों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। हाँ, खेजड़ली का नरसंहार। और यही बात इस टकराव को इतना ऐतिहासिक बनाती है। कैसे? एक तरफ बॉलीवुड और आधुनिक पीआर की दुनिया है, जिसका मानना है कि समय के साथ हर चीज भुलाई जा सकती है या पैसे से हर दाग धोया जा सकता है। हाँ, वो पीआर का बुलबुला। और दूसरी तरफ एक ऐसा स्वदेशी समुदाय है जिसकी मूल्य प्रणाली यानी वैल्यू सिस्टम सिनेमा या स्टारडम के जन्म से भी सदियों पुरानी है। वो तो है। बिश्नोई समाज की नज़र में बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट्स या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कोई मोल नहीं है। वे उस पैमाने पर दुनिया को देखते ही नहीं है। उनके लिए तो बस अपराध हुआ है। उनके लिए आपने उनके एक पवित्र जीव की हत्या की है, और वो अपराध समय बीतने के साथ कम नहीं होता। ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर है, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। क्या बात है? मतलब एक सुपरस्टार का पूरा वजूद इस बात पे टिका होता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहें। वो हमेशा पब्लिक से जुड़ना चाहता है। स्टारडम का यही तो असली रूप है। लेकिन जब एक पूरा का पूरा समुदाय एक वैचारिक और धार्मिक स्तर पर आपके खिलाफ हो जाए
और स्रोत सामग्री के अनुसार जहां आज भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हों, तो वो स्टारडम अचानक एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाता है। और यही वो भारी कीमत है जिसकी बात हमारी स्रोत सामग्री कर रही है। भारी कीमत? देखिए, अदालत की सजा की एक स्पष्ट सीमा होती है, 5 साल, 10 साल। वहां आपको बेल मिल सकती है। हाँ, आप बेहतरीन वकीलों की फौज खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब सजा कोई अदालत नहीं बल्कि एक समुदाय की सामूहिक आस्था दे रही हो, तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये बहुत डरावना है। इस तरह के खतरे के साये में जीने का कोई कानूनी समाधान नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो बुलेट प्रूफ कार्ड सिर्फ एक सुरक्षा उपकरण नहीं है। तो क्या है? वो एक फिजिकल रिमाइंडर है, एक पारदर्शी दीवार जो उस रात की गलती का प्रतीक है। मतलब आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, लेकिन आप अपने ही घर की बालकनी में खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कैद है जिसका कोई बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सकता। बहुत सही कहा आपने। ये स्थिति हमें कंट्रोल या नियंत्रण के भ्रम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। नियंत्रण का भ्रम थोड़ा और समझाइए। देखिए, दौलत और शोहरत इंसान को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने पर्यावरण को, अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। हाँ, पैसा है तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा लगता है। लेकिन जब इंसान एक ऐसे समुदाय के सामने खड़ा होता है जिसे उसके पैसे या उसकी शोहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सारा नियंत्रण रातों रात खत्म हो जाता है। एकदम जीरो हो जाता है। ये एहसास कि आपकी सुरक्षा वकीलों के हाथ में नहीं बल्कि उस समुदाय की मर्जी पर निर्भर है, ये किसी भी इंसान को दिमागी तौर पर तोड़ सकता है। ये एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, वो अजय होने का भ्रम, पीआर बनाम कानूनी व्यवस्था और अंततः बिश्नोई समुदाय की अटूट धार्मिक आस्था, तो इस डीप डाइव से सुनने वाले क्या सीख सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब यहाँ मुख्य बात ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। मुख्य बात यह है कि कर्मों के परिणाम, एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एक बहुत ही जटिल तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा या रुतबा हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो समय और संपत्ति दोनों की पहुंच से बाहर निकल जाते हैं। मैं कहूंगी कि इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सबक परिणामों की असमानता यानी एसिमेट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस का है। एसिमेट्री कैसे? देखिए, 1998 की उस रात ट्रिगर दबाने में शायद 1 सेकंड से भी कम का समय लगा होगा। हाँ, बस एक पल। वो एक पल का फैसला था, शायद एक क्षणिक रोमांच, लेकिन उस 1 सेकंड के फैसले की गूंज को प्रोसेस करने में, उससे निपटने में एक पूरी जिंदगी लग रही है। एक पूरी जिंदगी। ये हमें सिखाता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप फिक्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनके साथ जीना सीखते हैं, और वो भी हर दिन एक नए डर के साथ। और यही इस चर्चा का सबसे विचारणीय पहलू है। हम अक्सर आज़ादी को सिर्फ सलाखों से बाहर होने के रूप में देखते हैं। सही बात है। लेकिन इस पूरी कहानी को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में रह जाता है। क्या सवाल? और वो सवाल यह है, राज्य का कानून भले ही आपको बेल दे दे, दुनिया के सबसे महंगे वकील अदालत में आपको रिहा करवा दें, लेकिन जब एक पूरे समुदाय की अंतरात्मा और आपकी अपनी यादें आपको माफ ना करें, तो क्या आप उस बुलेट प्रूफ कांच के पीछे खड़े होकर कभी सच में आजाद महसूस कर पाते हैं?